हेलो एवरीवन। तो जैसा आप सब जानते हैं कि अपनी क्लास 12 की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस बुक है इंडिया वाली, उसका चैप्टर 1 जो था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो के अंदर जो था हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कवर किया था, बैकग्राउंड को था देखा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले टॉपिक को देखा था, और जो 3 चैलेंजेस थे जिसको हमारे लीडर्स को फेस करना पड़ा था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ हमने जो था जो पार्टीशन की पूरी प्रक्रिया जो थी उसको भी समझने की कोशिश की थी। और मैं आशा करता हूं कि आपको वो सारे टॉपिक जो थे वो अच्छे लगे होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर होता बेसिकली हमारे जो आगे के टॉपिक्स हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट, उसके बारे में होता हम बात करने वाले हैं। और सो प्लीज वीडियो को होता पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट। देखिए दोस्तों, पार्टीशन के बाद, हमारे भारत के विभाजन के बाद जो था, जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो थी, जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो था जिसको हमारे नेशनल लीडर्स को जो था फेस करना पड़ा था, वो था जितने भी प्रिंसिपल स्टेट थे, मतलब कि ऐसे जितने भी राज्य थे जहां पे राजा महाराजाओं का शासन होता था, उन सभी प्रिंसिपल स्टेट को इंडियन यूनियन में शामिल करना। ठीक है, हमारे नेशनल लीडर्स के सामने पार्टीशन के प्रोसेस के बाद, पार्टीशन वाले चैलेंज के बाद, प्रिंसिपल स्टेट्स जो थे जहां पे राजा महाराजाओं का शासन होता था उनको इंडियन यूनियन में शामिल करना दूसरे सबसे बड़ी चुनौती जो थी। ठीक है, आपको ये बात जो थी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको जो था ये प्रिंसिपल स्टेट को मिलाना जो था एक तरीके से चैलेंज कैसा था वो बताने की कोशिश करता हूं। देखिए 1947 के समय जो था हमारा जो भारत जो था, हमारा देश जो था वो बेसिकली 2 पार्ट के अंदर था बटा हुआ था। 2 पार्ट इसके कौन कौन से थे? एक था इसका ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, पहला पार्ट जो था इसका ये था, और दूसरा इसका जो पार्ट था वो था प्रिंसिपल स्टेट का। ये जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस होते थे, यहां पे जो था ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल होता था। इन सारे प्रोविंसेस पे जो था, इन सारे प्रोविंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो ब्रिटिशर खुद संभालते थे डायरेक्टली। जबकि ये जो प्रिंसिपल स्टेट होते थे, यहां पे जो था किंग्स का शासन हुआ करता था, यहाँ पे राजा महाराजाओं का जो था वो शासन हुआ करता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात जो यहाँ पे वो ये है कि ये राजा महाराजा जो थे वो इंडिपेंडेंट होकर के जो था इन सारे राज्यों के ऊपर शासन नहीं चलाते थे, बल्कि ये जो किंग्स जो थे इन्होंने भी ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को जो था, ब्रिटिशर की सुप्रीमेसी को जो था इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा था। एक तरीके से इन सारे राजा महाराजाओं ने भी जो था वो अंग्रेजों की जो गुलामी जो थी उसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर रखा था, और ब्रिटिशर की सुप्रीमेसी के अंडर होकर के ये राजा महाराजा जो थे वो इन सारे प्रिंसिपल स्टेट के ऊपर रूल क्या करते थे। सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप ये कह सकते हो कि ये जो राजा महाराजा जो थे, जो कि प्रिंसिपल स्टेट के ऊपर राज करते थे, वो एक तरीके से ब्रिटिशर के एक ऑफिसर के तरीके से काम करते थे, एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव के तरीके से काम करते थे। आप इस तरीके जो था वो सिंपल भाषा में समझ सकते हो। लेकिन आप ये अपने आंसर के अंदर लिख मत देना, लिखना आपको वही है जो आपकी बुक में दिया गया, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था जिसके तहत ये जो प्रिंसिपल स्टेट के जो रूलर होते थे वो ब्रिटिशर की सुप्रीमेसी के अंडर होकर के रूल करते थे, इसको हम पैरामाउंटेसी सिस्टम जो था वो कहते थे। पैरामाउंटेसी सिस्टम जो था इसको हम कहते थे। खास बात यहाँ पे जो थी वो ये थी कि जितने भी प्रिंसिपल स्टेट जो थे, ये प्रिंसिपल स्टेट उस समय हमारा जो पूरा इंडियन यूनियन का जो एरिया जो था, हमारे पूरे भारत का जो एरिया जो था उसके 1/3 एरिया को जो था ये ऑक्युपाई करते थे। अब ये प्रिंसिपल स्टेट को जो था भारतीय संघ में जो था इंडियन यूनियन में मिलाने में जो था कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, हम उनको जो था डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और हमारे लीडर्स ने उन सारे प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे किया, कौन कौन सी पॉलिसीज उन्होंने अपनाई, उनका क्या अप्रोच रहा, वो सब भी जो था जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी भी प्रॉब्लम जो कि इन सारे प्रिंसिपल स्टेट को इंडियन यूनियन में मिलाने में हमारे लीडर्स को फेस करनी पड़ी थी, वो सारी प्रॉब्लम जो थे वो बेसिकली जो मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं उनके वजह से आई थी। ठीक है, और वो क्या वजह थी जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस जो थे हमारे लीडर्स को इन सारे प्रिंसिपल स्टेट को इंडियन यूनियन में मिलाने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उसका सबसे पहला कारण जो था वो ये था कि जब 1947 के समय 15 अगस्त 1947 के समय जो था, जब ब्रिटिशर यहां से जाने वाले थे, भारत को छोड़ करके जो था वो जाने वाले थे, तब उन्होंने जो था अनाउंस किया था कि हम भारत को जो था बिल्कुल उसी सिचुएशन में जो था छोड़ करके जाएंगे, उसी कंडीशन में जो था छोड़ करके जाएंगे जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में भारत जो था तब था जब हम यहाँ पे आए थे।
हम बिल्कुल उसी सिचुएशन में भारत को छोड़ करके जाएंगे। पहला अनाउंसमेंट जो था ब्रिटिशर ने किया। ब्रिटिशर ने जो था दूसरा अनाउंसमेंट जो था वो ये किया कि जब हम भारतीय संघ को होता है, जब हम इंडिया को होता है छोड़ करके जाएंगे, तो हमारे जाने के बाद जो ये पैरामाउंटेसी वाला जो सिस्टम जो है, जो ये पैरामाउंटेसी वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो कि प्रिंसली स्टेट के ऊपर जो होता है एग्जिस्ट करता है, ये हमारे जाने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और इसके खत्म होने के बाद जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं जिनके ऊपर हमारा शासन एग्जिस्ट करता था इस पैरामाउंटेसी सिस्टम के तहत, वो सारे के सारे प्रिंसली स्टेट पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे। ऐसा ब्रिटिशर ने उतर के कहा था। कोई लगभग उस समय 565 रियासतें जो थी, 565 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो था आजादी लेने वाले थे। तो ये अनाउंसमेंट जो था ब्रिटिशर ने जो था वो जाने से पहले यहाँ पे कर दिया। ब्रिटिशर ने जो था एक और सजेशन जो था इन सारे प्रिंसली स्टेट को किया कि आप चाहें, मतलब प्रिंसली स्टेट जो है अगर वो चाहें तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो होता है वो चाहे तो पाकिस्तान को होता है ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, भारतीय संघ को होता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मिल सकते हैं, या अगर आपकी इच्छा जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद देश जो होता है बन करके रहने की है, तो आप इंडिपेंडेंट होकर के भी होता है अपना शासन जो होता है वो चला सकते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में भी होता है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा जो था ब्रिटिशर ने जो था अपने जाने के समय जो था वो अनाउंस कर दिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या आई कि देखिए हमारे लीडर्स ने जो था वो सपना देखा था कि हम भारत जो होता है हम एक यूनाइटेड और एक इंटीग्रेटेड भारत जो होता है वो बनाएंगे। हमारे लीडर्स ने अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान जो था वो ये सपना देखा था कि हम एक अखंड भारत का जो है निर्माण करेंगे। लेकिन अब ब्रिटिशर ने जो था यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि हम कि जो प्रिंसली स्टेट हैं वो चाहे तो भारतीय संघ को होता है ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो चाहे तो भारतीय संघ से अलग भी हो सकते हैं। अब ये अनाउंसमेंट जो था ब्रिटिशर का, उसने हमारे जो लीडर्स के जो सपना जो था एक अखंड भारत बनाने का, उस सपने को जो था पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो था वो चकनाचूर करने का काम जो था वो कर रहा था। क्यों चकनाचूर करने का काम कर रहा था? क्योंकि इनमें से अधिकतर जो प्रिंसली स्टेट जो थे, जितने भी प्रिंसली स्टेट जो थे अधिकतर 565 में से, इनमें से अधिकतर के प्रिंसली स्टेट जो थे वो एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र होने का जो था वो सपना देख रहे थे। इन सारे प्रिंसली स्टेट के अंदर जो राजा महाराजा जो रूल करते थे उनका सपना जो था ये था, अधिकतर राजा महाराजाओं का, कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तब हम जो होता है अपने जो हमारा रियासत है उसको हम एक आजाद मुल्क बना करके होता है और आराम से होता है अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है चलाते रहेंगे। हम भारतीय संघ को होता है बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे इसमें जो त्रावणकोर जो था, त्रावणकोर ने जो था जो त्रावणकोर प्रिंसली स्टेट जो था उसने जो था 11 जून 1947 आजादी से पहले ही जो था उसने अनाउंस कर दिया कि 15 अगस्त 1947 के बाद, यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो है त्रावणकोर जो होगा वो एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र होगा। त्रावणकोर जो होता है वो किसी को भी जो होता है, ना पाकिस्तान ना इंडिया, किसी को भी होता है ज्वाइन नहीं करेगा, वो एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में होता है एग्जिस्ट करेगा। इसी के साथ साथ अगले दिन जो था 12 जून 1947 के आसपास जो था, जो हैदराबाद के निजाम जो साहब जो थे, हैदराबाद के निजाम ने उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि हमारी जो रियासत है हैदराबाद वो भी 15 अगस्त 1947 के बाद अंग्रेजों के जाने के बाद जो होगा वो भी एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रहेगा, वो भी एक आजाद मुल्क की जो होता है बनेगा, वो भारतीय संघ को होता है ज्वाइन नहीं करेगा। इसके साथ साथ हमारे जो लीडर्स जो थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने बहुत सारे राजा रजवाड़ों को जो था, राजा महाराजा जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो था आने का न्योता भी दिया कि आप आइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कीजिए, आप जो भी मांग रखना चाहते हैं, जो भी आपकी डिमांड है वो आइए हमको बताइए, उसको पूरा करेंगे। तो ये सारे प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी आने को तैयार नहीं थे, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी आने को तैयार नहीं थे, ठीक है। जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है नवाब ऑफ भोपाल, ये सब जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी जो था आने को तैयार नहीं थे। तो ये सारा जो रवैया जो था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट के जो राजा महाराजा जो थे उनका ये सब जो रेस्पॉन्स जो था, उनका ये जो बिहेवियर जो था वो कहीं ना कहीं हमारा जो फिर से वही जो यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडिया बनाने का जो सपना जो था उसको कहीं ना कहीं जो था पूरी तरीके से तोड़ रहा था। क्योंकि अगर प्रिंसली स्टेट जो था भारत के अंदर नहीं मिलते तो भारत जो था वो फिर से टुकड़ा टुकड़ा में जो था को बढ़ चुका होता। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये प्रिंसली स्टेट की प्रॉब्लम जो थी वो हमारे देश की जो यूनिटी जो थी उसको चैलेंज कर रही थी। अब आपने जो था यहाँ पे प्रॉब्लम देख लिया कि प्रिंसली स्टेट को मिलाने में जो था कौन कौन सी प्रॉब्लम जो थी वो आ रही थी। अब हम देखेंगे कि हमारे जो लीडर्स जो थे उन्होंने जो था बेसिकली कौन कौन से पॉलिसीज, कौन कौन से अप्रोच जो थे अपनाए
ठीक है, कौन कौन से कदम उठाए इन सारे प्रिंसली स्टेट को मिलाने में, अब हम जो होता है थोड़ा बहुत उनके बारे में जो होता है डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गवर्नमेंट अप्रोच, कि हमारे जो सरकार जो थी, हमारे जो लीडर्स जो थे, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी, उन्होंने कौन कौन से कदम, उन्होंने क्या अप्रोच जो था प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाने में अपनाया, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात जो था, हमारे देश के जितने भी लीडर थे उन्होंने निश्चय कर लिया था, उन्होंने एक तरीके से प्रण ले लिया था कि हम दोबारा से जो होता है भारत को टुकड़ों टुकड़ों में जो होता है, इन सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट के टुकड़ों में जो होता है बटने बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये प्रण जो था, हमारे जो लीडर जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो भारत के उसमें जो लीडर जो थे, उन्होंने इस बात पे जो था पूरी तरीके से प्रण जो था ले लिया था, एक फर्म स्टैंड जो था इसके ऊपर जो था वो ले लिया था। प्रिंसली स्टेट को जो था भारतीय संघ के अंदर मिलाने के लिए जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो था बुलाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे उस समय हमारे स्वतंत्र भारत के पहले जो थे वो होम मिनिस्टर थे, और उसके साथ जो था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी उस समय हुआ करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो था बुलाया गया, इनको जितनी भी रियासतें जो थी, ठीक है, जितने भी प्रिंसली स्टेट जो थे, उनको भारतीय संघ में मिलाने की जो थे जिम्मेदारी इनको दी गई, कि आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपको जो है भारतीय संघ के अंदर जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, जो कि आजाद होने का सपना देख रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र देखने का सपना देख रहे हैं, उन सभी को जो है आपको भारतीय संघ के अंदर उतर के मिलाना है। अब गवर्नमेंट ने हमारे जो था कि प्रिंसली स्टेट के प्रति जो था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो था वो इन सारे प्रिंसली स्टेट को जो था हमारे भारतीय संघ के अंदर मिलाने में जो था एक बहुत ही ऐतिहासिक रोल जो था वो निभाया था, जिसके लिए हम हमेशा जो है वो पटेल साहब को याद करते हैं। एक बहुत ही ऐतिहासिक रोल जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो था इन सारे रजवाड़ों को जो था भारतीय संघ में मिलाने के लिए जो था एक बहुत ही ऐतिहासिक रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से आज भारत जो होता है वो यूनाइटेड है। अब जो हमारी गवर्नमेंट जो थी, जो हमारी सरकार जो थी, उसने प्रिंसली स्टेट को भारत में अपनाने के लिए जो था, ठीक है, जो अप्रोच अपनाया, ठीक है, हमारी सरकार ने जो था प्रिंसली स्टेट को भारतीय संघ के अंदर जो था मिलाने के लिए जो भी पॉलिसी अपनाई, उनको जो था कुछ एक आप देख सकते हो, कुछ एक तरीके से कुछ बातों का जो था ध्यान रखते हुए जो था अपनाई, ठीक है। हमारी सरकार ने जो था कि जो भी फैसला किया कि हम प्रिंसली स्टेट के प्रति ये रवैया जो था, ये रिस्पॉन्स जो था रखेंगे, वो रिस्पॉन्स जो था इन्होंने कुछ बातों को जो था ध्यान में रखते हुए किया था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि कुछ भी कर लिया, कुछ बातों का ध्यान रखा, ठीक है। कुछ बातें जो थी वो क्या थी, पहली बात जो थी वो ये थी कि इनमें से अधिकतर जो प्रिंसली स्टेट जो थे, जितने भी जो राजा रजवाड़े थे, उनके अंदर जो रूलर जो थे, ठीक है, जो शासक जो थे, वो भारतीय संघ के अंदर ज्वाइन नहीं होना चाहते थे। वो भारतीय संघ के अंदर क्यों नहीं ज्वाइन होना चाहते थे? क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने वाली थी, और अगर ये प्रिंसली स्टेट जो होता है वो भारतीय संघ को ज्वाइन कर लेंगे तो राजा महाराजाओं को अपनी सत्ता जो तो देनी पड़ेगी, उनको भी आम नागरिकों की तरह जीना पड़ेगा, उनकी जो अथॉरिटी वो तो चली जाएगी, और प्रिंसली स्टेट के रूलर जो था वो ऐसा चाहते नहीं थे, ठीक है। तो इसके कारण जो था भारतीय संघ को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि अधिकतर प्रिंसली स्टेट के जो जनता जो थी, ठीक है, जो लोग जो थे वो भारतीय संघ को ही जो था ज्वाइन करना चाहते थे, वो भारतीय संघ को ही जो था वो ज्वाइन करना चाहते थे। दूसरी बात का ध्यान जो हमारी सरकार ने रखा इन सारे प्रिंसली स्टेट के अप्रोच को कदम उठाते समय इन सारे प्रिंसली स्टेट के प्रति, वो ये था कि कुछ प्रिंसली स्टेट जो थे वो ऐसे भी थे जो कि भारतीय संघ को ज्वाइन तो करना चाहते थे, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी। वो शर्तें क्या थी कि वो अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी चाहते थे। कुछ प्रिंसली स्टेट भारतीय संघ को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी जो था वो बरकरार रखना चाहते थे। इंटरनल ऑटोनॉमी से मतलब जो था वो ये था कि इनका कहना था कि हमारी रियासत के अंदर, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा वो हमारे हाथों में होगा, ठीक है, वो आपके हाथों में नहीं होगा, ठीक है। हमारे रियासत के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन चलाने का जो काम है वो सब हम करेंगे, मतलब कि वो राजा महाराजाओं के हाथ में होगा। जबकि हमारे जो रियासतें जो हैं उनके जो एक्सटर्नल मैटर्स जो हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मैटर जैसे कि आप हो गया एक तरीके से कह लीजिए डिफेंस हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, ये सारे जो मुद्दे जो हैं उसके ऊपर भारतीय संघ जो होता है अपनी अथॉरिटी जो होता है वो स्टैब्लिश कर सकता है। लेकिन इंटरनल जो मैटर्स होंगे इन सारे रियासतों के ऊपर, उनके ऊपर अथॉरिटी जो होता है वो हमारी ही होगी। तो अब हमारे जो लीडर्स जो थे उनके लिए जो था इन सारी प्रिंसली स्टेट का भारतीय संघ में मिलना जो था वो सबसे पहली प्रायोरिटी थी। किसी तरीके से हमारे लीडर जो थे वो इन सारे प्रिंसली स्टेट को जो था वो भारतीय संघ में जो था मिलाना चाहते थे। तो इसीलिए क्या हुआ, हमारे जो लीडर जो थे उन्होंने इनिशियली जो था डिसाइड किया कि चलो हम इनको ये जो ऑटोनॉमी का जो ये
प्रोविजन मांग रहे हैं इसको जो है दे देते हैं। तो हमारी सरकार जो थी ये जो ऑटोनॉमी का जो प्रोविजन जो कुछ प्रिंसिपल स्टेट मांग रहे थे उसको देने के लिए जो था वो तैयार थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि उनको रिजेक्ट करने के लिए तैयार थी, उनको देने के लिए तैयार थी, क्योंकि उस समय प्रिंसिपल स्टेट को भारतीय संघ में मिलाना जो था वो हमारे लीडर्स की पहली प्रायोरिटी थी। और तीसरी जो बात जो थी हमारी, जो तीसरी बात का जो ध्यान रखा हमारी सरकार ने वो ये था कि आप सभी को पता है कि अभी तुरंत ही जो था भारत का पार्टीशन हुआ था, भारत का एक विभाजन जो था हो चुका था, और हमारे देश के जो लीडर जो था वो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन जो था फिर से टुकड़े टुकड़े में दोबारा हो जाए। इसीलिए जो था हमारे जो लीडर्स जो थे वो जल्द से जल्द जो था हमारे देश की जो टेरिटोरियल बाउंड्री जो थी उसको जो था, जो हमारे देश की जो टेरिटोरियल बाउंड्री जो थी उसको जल्द से जल्द जो था वो कंसोलिडेट जो था कर देना चाहते थे, उसको जल्द से जल्द था वो मजबूत कर देना चाहते थे, क्योंकि वो दोबारा से किसी भी तरीके का बंटवारा जो था भारत के अंदर नहीं देखना चाहते थे। आई होप आपको ये सारा का सारा टॉपिक जो था समझ आ गया होगा। अब पटेल साहब के प्रयास के कारण, ठीक है, पटेल साहब ने जो कदम उठाए, उनके जो प्रयास किए उन्होंने, उसके कारण, उसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने जो अप्रोच अपनाई सारे प्रिंसिपल स्टेट के प्रति, उन सभी के कारण क्या हुआ, 565 में से जो था बहुत सारी अधिकतर रियासतें जो थी उन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में जो था वो चुपचाप जो था वो शामिल हो गए। ठीक है, 15 अगस्त से पहले जो था बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल स्टेट थे जिन्होंने जो था 565 में से बहुत सारे जो था प्रिंसिपल स्टेट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन कर लिया और शांतिपूर्वक जो था वो भारतीय संघ में जो था शामिल हो गए। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बेसिकली क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो था बेसिकली एक तरीके का डॉक्यूमेंट हुआ करता था जिसको साइन करने के बाद जो था जो प्रिंसिपल स्टेट होते थे वो भारतीय संघ में शामिल हो जाते थे। तो 15 अगस्त 1947 से पहले बहुत सारी रियासतों ने जो था वो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो डॉक्यूमेंट था उसको साइन किया और चुपचाप जो था वो भारतीय संघ के अंदर था वो शामिल हो गए। लेकिन इनमें से जो था कुछ ऐसे जिद्दी भी जो थे वो प्रिंसिपल स्टेट थे, कुछ ऐसे बहुत ज्यादा जो था जिद्दी प्रिंसिपल स्टेट थे जो कि मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, जिन्होंने जो था वो जिद पकड़ रखी थी कि हम तो भैया जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र होता है बन करके रहेंगे, हम भारतीय संघ को किसी भी कीमत पे जो है ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ प्रिंसिपल स्टेट जो था उन्होंने कसम खा रखी थी, जिसमें से जो था सबसे पहला नाम जो आता है वो था जम्मू एंड कश्मीर का। राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने कसम खा रखी थी कि हम भारतीय संघ को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, जम्मू कश्मीर। उसी तरीके से दूसरा नाम आता है हैदराबाद, तीसरा नाम जो इसमें आता है वो आता है जूनागढ़, चौथा नाम जो इसमें आता है वो आता है मणिपुर। तो ये 3-4 कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे, उस समय कुछ ऐसे प्रिंसिपल स्टेट थे जिन्होंने जो था एक तरीके से कसम खा रखी थी कि हम भारतीय संघ को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में एग्जिस्ट करेंगे, हम किसी के साथ जो था वो कोई भी रिश्ता जो था नहीं रखना चाहते हैं, हम एक आजाद जो होता है वो जिंदगी जिएंगे। अब ये जो, लेकिन आप जानते हैं, लेकिन फिर आगे चल करके क्या होता है, ये हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर इन सबको होता है तैसे करके भारतीय संघ के अंदर तो शामिल किया जाता है। अब इन सभी प्रिंसिपल स्टेट को जो था जिन्होंने पहले जो था भारतीय संघ को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, इनको हमारे लीडर्स ने जो था भारतीय संघ के अंदर कैसे मिलाया उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें से हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा जो है उसको हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको मिलाया गया था। खैर आप सभी जानते ही होंगे कि कैसे इसको मिलाया गया था। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जूनागढ़ का एसेशन जो था भारत के अंदर कैसे हुआ, जूनागढ़ को भारतीय संघ के अंदर कैसे मिलाया गया, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, मणिपुर को कैसे मिलाया गया, उसको हम जो था डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो था हम जूनागढ़ के एसेशन की बात करेंगे कि जूनागढ़ का एसेशन उतार के कैसे हुआ था। ठीक है, जूनागढ़ का एसेशन उतार सबसे पहले देखेंगे कि जूनागढ़ का एसेशन भारतीय संघ के अंदर कैसे हुआ। एसेशन ऑफ जूनागढ़, कि जूनागढ़ का एसेशन जो था बेसिकली कैसे हुआ। सबसे पहले आप जो है वो मैप में देखिए कि जूनागढ़ कहां पे लाई करता है। आपको दिख रहा होगा कि जूनागढ़ जो था बेसिकली वो गुजरात का, आज का जो गुजरात है उसका लगभग जो साउदर्न वाला एरिया है वहां पे जो था लाई करता है जूनागढ़। और आपने जो था मैप पे देख लिया होगा, देखिए जूनागढ़ की जो टेरिटरी जो थी, ठीक है, जूनागढ़ का जूनागढ़ जो प्रिंसिपल स्टेट जो था उसके उस समय जो था जो रूलर जो थे वो थे, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, उनका रूलर का नाम था मोहम्मद महाबत खान। यहाँ के रूलर जो थे उनका नाम था मोहम्मद महाबत खान। वो यहाँ पे जो था जूनागढ़ की रियासत के अंदर था वो राज किया करते थे। ठीक है, इनके जो एक दीवान भी हुआ करते थे, दीवान मतलब एक तरीके से जैसे गवर्नर होता है ना वैसे होते हैं, वो भी यहाँ पे थे जिनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। तो इन दोनों का शासन जो था वो जूनागढ़ की रियासत के अंदर जो था वो चलता था। जूनागढ़ की रियासत ने जो था घोषणा कर दी थी कि जूनागढ़ जो होता है भारतीय संघ को ज्वाइन नहीं करेगा, बल्कि जूनागढ़ जो होता है पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा। तो अभी आपने जो है मैप पे देखा होगा कि जूनागढ़ तो गुजरात के साउदर्न पार्ट में लाई करता है, उसका एसेशन जो था वो पाकिस्तान के अंदर था वो पॉसिबल ही नहीं था।
लेकिन फिर भी जो था जूनागढ़ ने जो था वो अनाउंस कर दिया कि जूनागढ़ तो भैया पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा, वो भारतीय संघ को ज्वाइन नहीं करेगा। फिर क्या होता है, हमारे देश के जो नेता जो होते हैं जब ये अनाउंस कर देते हैं तब फिर हमारे देश के नेता जो होते हैं वो इनको मान मिनती का काम करते हैं, इनको मनाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ के जो नवाब साहब जो होते हैं इनको वो मानने का नाम ही नहीं लेते हैं। वो तो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, उसके अलावा जो होता है कोई भी बात करने को तैयार नहीं होते हैं। अब जब हमारे लीडर्स को लगता है कि शुरू में तो जो था पटेल साहब ने जो था वो माउंट बैटन साहब को कहा था कि आप सैनिक कार्रवाई कर दीजिए, मतलब कि सैनिक हमला कर दीजिए और जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिला लीजिए। लेकिन माउंट बैटन साहब जो था उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे जो होता है कि जैसे जैसे हमारे लीडर्स को लगने लगता है कि जूनागढ़ के जो नवाब साहब जो है वो ऐसे जो होता है सीधे रास्ते से भारतीय संघ के अंदर शामिल नहीं होंगे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा उनसे जो होता है वो उनको मनाने का काम करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। तब फिर क्या होता है, हमारी जो सेना होती है, ठीक है, हमारी सेना ने जो था वो इनके चारों तरफ जो था वो जो जूनागढ़ की जो टेरिटरी जो थी उसके खिलाफ जो था वो घेराबंदी जो था शुरू कर देती है। हमारे जो लीडर्स होते हैं वो अपनी सेना भेजते हैं और जूनागढ़ की जो रियासत होती है उसके चारों तरफ जो था अपनी सेना जो होता है वो लगाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, और इसके साथ साथ जब हमारे इंडिया के लीडर्स ने जो था अपनी सेनाएं भेजी उसका घेराव करने के लिए, उसी वक्त क्या होता है जूनागढ़ के अंदर जो था, ठीक है, जूनागढ़ की रियासत की खास बात ये थी कि जूनागढ़ का रूलर जो था वो एक मुस्लिम रूलर था, लेकिन यहाँ की अधिकतर जो जनता जो थी वो हिंदू थी। इसके अंदर जो था अधिकतर जो जनता जो थी वो हिंदू थी, लेकिन यहाँ का रूलर जो था मुस्लिम था। और क्योंकि यहाँ की जनता जो था अधिकतर हिंदू थी, वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहती थी, वो पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। इसी की वजह से क्या हुआ कि जब हमारे देश के अंदर हमारे देश की जो आर्मी जो थी इनके चारों तरफ रियासतों की घेराई कर रही थी, उसी समय यहाँ के लोगों ने जो था वो जूनागढ़ के जो नवाब जो थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट छेड़ दिया, उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अब हमारे देश की सेना के घेराव की वजह से और अपने ही लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट होने की वजह से जो मोहम्मद महाबत खान साहब जो थे बहुत ज्यादा डर गए और घबरा करके जो था पाकिस्तान भाग गए, ठीक है, और ये घबरा करके पाकिस्तान भाग गए। और उनके जाने के बाद जो था जूनागढ़ को चलाने की जो जिम्मेदारी जो थी वो शाहनवाज भुट्टो के कंधे पर आ गई। शाहनवाज भुट्टो साहब जो होता है जब वो देखते हैं कि भारतीय सेना यहाँ पे जो घेराव कर रही है, ये क्या करते हैं पाकिस्तान से जो था मदद मांगते हैं, लेकिन जिन्ना साहब से इनको कोई भी मदद जो होती है उनका कोई जवाब इनको नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद जो होता है मजबूर होकर के शाहनवाज भुट्टो साहब को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं और फाइनली 7 नवंबर 1947 के समय जो था 7 नवंबर 1947 के समय, आई गेस ये टाइमलाइन एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा, 7 नवंबर 1947 के टाइम पे जो था जो जूनागढ़ होता है वो भारतीय संघ के अंदर होता है वो शामिल हो जाता है फाइनली। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हैदराबाद का जो था एसोसिएशन कैसे हुआ, हैदराबाद का जो था एसोसिएशन हमारे भारतीय संघ के अंदर कैसा हुआ उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एसोसिएशन ऑफ हैदराबाद, कि हैदराबाद का एसोसिएशन जो था आखिरकार कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको जो नाम बताए, जो ईयर बताया, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको मैंने समझाने के लिए तो बताया था ताकि आप अच्छे से सारी चीजों को समझें। अब हम जो होता है डिस्कस, मैप में होता है हैदराबाद जो होता है जो प्रिंसली स्टेट था उसको देखिए। हैदराबाद जो था उस समय हमारे भारत के अंदर था सबसे बड़ी जो थे वो रियासत हुआ करती थी, सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। उस समय के हैदराबाद के अंदर था हमारे आज का जो महाराष्ट्र है, जो कर्नाटका है, जो आंध्र प्रदेश है, उसके कुछ एरिया जो थे, इवन छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया भी जो था वो उस समय के हैदराबाद के अंदर जो था वो लाई किया करते थे। हैदराबाद के अंदर जो कानून चलता था, मतलब कि हैदराबाद के अंदर जो राजा जो थे, ठीक है, जो शासक जो थे, जो रूल क्या करते थे, उनको निजाम कहा जाता था। यहाँ के शासक को था बेसिकली निजाम कहा जाता था। और ये निजाम साहब जो था वो उस समय विश्व के अंदर जो कुछ गिने चुने जो सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे उनमें से ये निजाम साहब जो था एक थे। इनका नाम जो था वो निजाम शायद मीर उस्मान अली खान करके कुछ नाम था इनका, मीर उस्मान अली खान जो था या फिर मीर उस्मान अली बहादुर करके जो था इनका कुछ नाम था। और इसके साथ साथ ये मतलब की जो था हैदराबाद के अंदर था वो ये रूल क्या करते थे। हैदराबाद, जैसा मैंने आपको पहले भी जो था बता दिया है कि हैदराबाद ने जो था वो 12 जून के समय 12 जून 1947 को जो था निजाम साहब ने जो था घोषणा कर दी थी कि हैदराबाद जो है 15 अगस्त 1947 के बाद, यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो होगा एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र जो था बनेगा, वो भारतीय संघ को किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे जो था ज्वाइन नहीं करेगा। ऐसा हैदराबाद के रूलर्स ने, जो निजाम साहब जो था वो 12 जून 1947 को जो था इन्होंने घोषणा जो थे वो कर दी थी। अब देखते हैं कि इसका आखिरकार विलय जो था वो हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप सभी को रूतारी के पता है, फिर आप जब हैदराबाद के जो रूलर होते हैं, जो निजाम साहब जो था, जब उन्होंने 12 जून 1947 को जो था घोषणा कर दी,
कि हम तो भैया इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रहेंगे, हम भारतीय संघ को ज्वाइन नहीं करेंगे, तब फिर हमारे देश के जो नेता जो थे उन्होंने जो था हमारे लीडर्स ने इनको माननीति करने का काम किया, इनको बहुत ज्यादा जो था मनाया, ठीक है। लेकिन हैदराबाद के जो निजाम जो थे वो तो इनसे बात करने को भी तैयार नहीं थे, ठीक है। इग्नोर करते जा रहे थे कि हमको किसी भी तरीके से भारतीय संघ या फिर उसके किसी भी लीडर से कोई बात जो था बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे तैसे जो था को चलता रहा और फिर कोई 29 नवंबर के आसपास जो था करके 29 नवंबर 1947 के समय जो था भारत और हैदराबाद के बीच में जो था एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। जैसे तैसे जो होती है हैदराबाद और भारतीय संघ के बीच में जो है 15 अगस्त 1947 के बाद चलती रहती है, मान नीति चलती रहती है, उनको मनाने का काम चलता रहता है और फिर ये फाइनली जाकर के 29 नवंबर 1947 को भारत और हैदराबाद के बीच में जो था एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन होता है। इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का जो था मतलब ये था कि भारत और हैदराबाद के बीच में अभी तक जो भी काम चल रहे थे और जैसे भी चल रहे थे वो अगले 1 साल तक जो है ठीक वैसे ही चलते रहेंगे, उनमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो था इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के तहत जो था वो कहा गया था। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि हैदराबाद के अंदर भी जो था अधिकतर जो जनता जो थी वो हिंदू जनता थी, लेकिन यहाँ के जो शासक जो थे वो मुस्लिम थे। और इसके साथ साथ क्या था, यहाँ का जो हैदराबाद का जो निजाम जो था वो अपनी जनता के ऊपर जो था अत्याचार बहुत करता था, उनके ऊपर अत्याचार करने का काम जो था बहुत ज्यादा करता था हैदराबाद के लोगों के ऊपर, ठीक है। तो जब एक समय जो था आप सभी को पता भी होगा, ठीक है, कि राजा महाराजा जो थे वो अपने जनता के ऊपर था शासक कैसे थे, आप सभी को शासन कैसे करते थे वो आप सभी को पता है। तो क्योंकि यहाँ के जो हैदराबाद के जो निजाम जो थे वो अपनी जनता के ऊपर अत्याचार बहुत करते थे, अपने रियासत के अंदर रहने वाले खास करके जो नॉन मुस्लिम जो जनता जो थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो थे अत्याचार करते थे। तो इनके इस अत्याचार की वजह से क्या होता है, जब भारत और हैदराबाद के बीच में बात चल रही होती है उसी समय क्या होता है, हैदराबाद के अंदर होता है जो महिलाएं होती हैं, जो पीजेंट होते हैं, जितने भी वर्कर होते हैं, ये सब के सब जो होता है वो हैदराबाद के खिलाफ जो होता है, हैदराबाद के निजाम के खिलाफ जो होता है वो मूवमेंट जो होता है, एक तरीके से प्रोटेस्ट जो होता है वो छेड़ देते हैं। क्यों छेड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ की जनता जो थे वो अधिकतर हिंदू थी और वो भारतीय संघ में ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन हैदराबाद के जो निजाम जो थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। और इसके साथ साथ जो था वो हैदराबाद के निजाम जो थे इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार भी कर रहे थे और उसी अत्याचार के चलते जो था उन्होंने प्रोटेस्ट जो था इनके खिलाफ छेड़ दिया। और जब इन लोगों ने जो था इनके खिलाफ प्रोटेस्ट छोड़ा तब इनके खिलाफ जो था जो हैदराबाद के निजाम जो थे उनके इस प्रोटेस्ट को, इनके इस मूवमेंट को दबाने के लिए जो था अपनी जो स्पेशल जो पैरामिलिट्री फोर्स जो थी, स्पेशल जो पैरामिलिट्री फोर्स जो थी इनकी, ठीक है, जिसको उस समय जो था वो रजाकार के नाम से जो था जाना जाता था, उन्होंने इसके ऊपर जो था छोड़ दिया। इन रजाकारों ने जो था इन महिलाओं को जो था बहुत ज्यादा मारा पीटा, हत्याएं की, ठीक है, बलात्कार जैसी दर्दनाक घटनाओं पर था वो अंजाम दिया, ठीक है। और फिर मजबूर होकर के जब हमारे भारतीय सरकार ने जो था वो देखा कि यहाँ के रजाकार जो है वो यहाँ की जनता को जो था वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है, उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं, तब फिर मजबूर होकर के हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसको फाइनली जो था हैदराबाद के अंदर जो था वो 13 सितंबर 1948 के समय 13 सितंबर 1948 को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो थे वो हैदराबाद के अंदर अपनी सेना भेजी, इन रजाकार को इन रजाकारों से जो था वो युद्ध किया, जो निजाम साहब की जो मिलिट्री जो थे उनसे युद्ध किया और फाइनली जो था 3-4 दिन तक युद्ध चला और फाइनली 17 सितंबर 1948 को जो था निजाम साहब जो होता है वो रेडियो पर आते हैं और अपने समर्पण की जो था वो घोषणा करते हैं और इस तरीके से 17 सितंबर के आसपास जो होता है हैदराबाद जो होता है वो भारतीय संघ के अंदर होता है शामिल हो जाता है। आई होप आपको ये समझ करके होता अच्छा लगा होगा। अब हम जो है बात करेंगे मणिपुर का, कि आखिरकार जो था मणिपुर का जो था सेशन कैसे हुआ था। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की तुरंत कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। अब हम देखेंगे कि मणिपुर का जो था बेसिकली एसोसिएशन कैसे हुआ, मणिपुर का जो था एसोसिएशन भारतीय संघ के अंदर था बेसिकली कैसे हुआ। दोस्तों अगर हम बात करें कि मणिपुर का एसोसिएशन भारतीय संघ के अंदर कैसे हुआ तो मणिपुर के जो शासक हुआ करते थे, जो रूलर, ठीक है, जिनका नाम जो था वो था महाराजा बोध चंद्र सिंह, यहाँ के जो था वो रूलर हुआ करते थे। इन्होंने जो था 15 अगस्त 1947 से पहले जो था भारतीय संघ के साथ जो था जो विलय पत्र जो था, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो था उसको साइन कर लिया था। 15 अगस्त 1947 से पहले इन्होंने भारतीय संघ के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया था, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हो रहा था तब बोधचंद्र सिंह जो थे इनको जो था बेसिकली ये भरोसा दिलाया गया था कि आपकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी जो होगी, जो इंटरनल ऑटोनॉमी होगी वो मेंटेन होगी।
इंटरनल ऑटोनॉमी के अंदर आपके मतलब कि आपकी रियासत के जो भी आंतरिक मामले हैं उसमें भारतीय संघ जो था वो किसी तरीके का कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये भरोसा जो था बोधचंद्र सिंह को जो था दिलाया गया था जब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो था साइन किया था। ठीक है, फिर 15 अगस्त का टाइम आता है, आजादी मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो इनके रियासत की जो जनता होती है, ठीक है, मणिपुर की जो जनता होती है, बोधचंद्र सिंह की रियासत की जो जनता होती है वो इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देती है। वो इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देती है, एक तरीके से इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, इनके खिलाफ जो था दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। वो दबाव किसका बनाते हैं, वो दबाव इनके ऊपर जो था वो इलेक्शन करवाने का बनाते हैं कि आपको तो जो था इलेक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब पब्लिक का दबाव इनके ऊपर होता ही है। ठीक है, तो ये जून 1948 के अंदर जो होता है अपने पब्लिक प्रेशर होने की वजह से बोधचंद्र सिंह साहब जो होता है अपने रियासत के अंदर होता है इलेक्शन जो होता है वो कंडक्ट करवा लेते हैं। और इस तरीके से जो मणिपुर जो था, जो कि अब तक मोनार्की हुआ करता था, वो मोनार्की से जो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। आपको मतलब इसका पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने नोट्स के अंदर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो था मोनार्की एक तरीके से बन जाता है। और इस तरीके से मणिपुर जो था हमारे देश का जो था पहला ऐसा स्टेट भी बन जाता है जिसने सबसे पहली बार जो था वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के प्रिंसिपल के ऊपर जो था फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो था हमारे देश के अंदर तक कराए थे। ये एक पास के क्वेश्चन के अंदर आपसे जरूर पूछेगा, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर क्या होता है, जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है तो यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, यहाँ की उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो होता है भारतीय संघ को ज्वाइन करने में, ठीक है, भारतीय संघ में मर्ज होने का जो क्वेश्चन होता है उसके ऊपर जो होता है इसके लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंसेस कैसे आ जाते हैं कि मणिपुर के अंदर जो कांग्रेस होती है, ठीक है, जो स्टेट कांग्रेस होती है, मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो कांग्रेस के मेंबर होते हैं उनका कहना होता है कि भैया हम तो भारतीय संघ में मर्ज होंगे, हम भारतीय संघ को ज्वाइन करेंगे। लेकिन वही दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हैं उनका मन जो होता है बदल चुका होता है। वो कहते हैं कि हम भारतीय संघ को जो होता है ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, उनका कहना होता है कि हम भारतीय संघ को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये डिफरेंस जो होता है वो इनके लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो अराइज हो जाता है भारतीय संघ में मर्ज होने को लेकर के। अब फिर हमारी जो भारतीय सरकार देखती है कि यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर तो होता है वो डिफरेंसेस आ रहे हैं भारतीय संघ को ज्वाइन करने में, तब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो एक तरीके से जो बोधचंद्र सिंह साहब जो होते हैं इनके साथ जो होता है इनके ऊपर प्रेशर एक तरीके से बनाती है, इनके ऊपर होता है प्रेशर बनाती है और इनसे जो मर्जर एग्रीमेंट होता है, इनके साथ जो होता है जो मर्जर एग्रीमेंट होता है वो इनको प्रेशर बना करके इनके ऊपर साइन जो होते हैं वो करवा लेती है। लेकिन ये जो मर्जर एग्रीमेंट जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके ऊपर दबाव बना के करवाया था, ये जो था लेजिस्लेटिव असेंबली को बिना बताए किया गया था। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को इस मर्जर एग्रीमेंट के साइन करने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। लेकिन इसके वजह से क्या होता है, फिर मणिपुर के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है कि आपने जो था जबरदस्ती या फिर धोखा करके जो था हमको भारतीय संघ के अंदर जो था मिला लिया है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं मणिपुर के अंदर, लेकिन फाइनली जो था उनको कंट्रोल कर लिया जाता है और उस तरीके से हमारे मणिपुर का होता है सेशन हमारे देश के अंदर हो जाता है। सो आई होप आपको ये सेशन जो था आज का काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू।